अभी तक जो हम लोग देख रहे थे टूल्स वगैरह, वो सारे के सारे हैंड टूल्स थे। पावर टूल्स की बारी अब आई है, और अब अपना काम ना बहुत ही आसान हो जाएगा, बिकॉज अब अपना काम बहुत ही फास्ट होने वाला है। जो काम हम लोग हाथों से धीरे धीरे कर रहे थे, अब वो हम लोग पावर टूल्स की हेल्प से बहुत ही फास्ट कर देंगे। जब भी आप सॉ का नाम सुनते हो, यानी कि आरी का नाम सुनते हो, तो आपको हैंड सॉ याद आता है। बट हैंड सॉ की जगह पे बहुत अलग अलग टाइप की आरी आती है, अलग अलग टाइप के सॉज आते हैं, जिससे आप मटेरियल को कट कर सकते हो, बड़े से बड़ा मटेरियल कट कर सकते हो, और पतले से पतला मटेरियल कट कर सकते हो, शीट्स कट कर सकते हो, या कुछ भी मटेरियल कट करना हो आप सॉस की हेल्प से कट कर सकते हो। नो प्रॉब्लम इन दैट। द ओनली डिफरेंस इज कि पावर टूल्स के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है। देर इज दिस थिंग कि एक स्विच लगाओ, स्विच ऑन करो, और बस गाइड करते रहो अपने पावर टूल्स के कटिंग एजेस को, या कटिंग टूल्स को गाइड करते रहो, काटते रहो, और जो अपने आप ही तुम्हें सारा मटेरियल कटा हुआ मिल जाएगा। जैसे हाथ में आप आरी लेके घिसते रहते हो, मेहनत करते हो, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। उससे रिलेटेड एक जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देखा है वर्कशॉप के अंदर, दैट इज़ अ पावर सॉ, एंड मोस्ट ऑफ द गाइज हैव यूज्ड इट। किस किस ने किस तरीके से यूज़ किया है उसे अच्छे से पता है। मैंने बताया भी है, इंडिविजुअली लोगों ने यूज़ भी करा है, हर एक को मौका मिला था यूज़ करने का, खासकर ये जो ग्रुप चल रहा था। उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। बट अब जो हम सॉस देखने वाले हैं, उसमें पहला क्लासिफिकेशन है कैट सॉ का। पहला क्लासिफिकेशन है कैट सॉ का। गाइज ये वाली जो सॉ है, इसको देखो ध्यान से। ये एक्चुअली ये जो पोर्शन है, ये वाला जो कवरिंग आपको दिख रही है, ये कवरिंग ऊपर की तरफ जाती है। इट इज स्प्रिंग लोडेड। जितना आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे उतना ही ये ऊपर जाएगा, उतना ही अंदर वाला जो कटिंग व्हील है, जैसे कटिंग व्हील इनसाइड, वो रोटेट होगा। जो भी कटिंग व्हील है वो एक्सपोज होता जाएगा, और उतना डेप्थ आपको मिल जाएगा कटिंग में। ऐसे करके आपको कटिंग एंगल चेंज कर सकते हो कि कितना डेप्थ तक आपको काटना है। उसके बेसिस पे आप इसके अंदर एंगल डाल सकते हो और इसको सेट कर सकते हो। बाकी ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, जो ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है, ये पाइप इस काम के लिए है, सो दैट जब आप कट कर रहे हो तो चिप्स निकल सकते हैं मटेरियल से, या फिर डस्ट होती है वो निकल सकती है अगर आप लकड़ी का कुछ पोर्शन काट रहे हो तो, या फिर अगर आप सीमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो सीमेंट का पाउडर आपको बहुत ज़्यादा निकलेगा कट करते टाइम। उसको सक करेगा। ये वैक्यूम के लिए एक पाइप दे के रखा हुआ है। कैट सॉ के अंदर ये आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी नॉर्मल जो ऑपरेशन रहते हैं, जैसे कि हैंड ड्रिल वाले या पावर ड्रिल वाले ऑप्शन, वैसे ही है। यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, उसके बेसिस पे आप कटिंग स्पीड को वेरी कर सकते हो, और फोर्स लगा के आप कट कर सकते हो कोई भी शीट को या कोई भी बड़े मटेरियल को, जिसको आप स्टॉक पीस भी बोलते हो या फिर वर्क पीस भी बोलते हो। अच्छा, इसको पावर करने के दो तरीके हैं। अगर आप इसको पावर करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकली पावर कर सकते हो, और दूसरा इसको न्यूमेटिकली भी आप पावर दे सकते हो। न्यूमेटिकली यानी कि एयर की हेल्प से आप इसको पावर दे सकते हो। गाइस, एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर में और न्यूमेटिक पावर में कि क्यों हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल पावर में तो अच्छा है हमें कि अच्छा खासा पावर मिल जाता है, बट न्यूमेटिक पावर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम लोग कोई ऐसे फ्लेमेबल मटेरियल के पास काम कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा स्पार्क भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बट आपको वहाँ पे ये सारे मशीन्स वगैरह यूज़ करने हैं। तो उस जगह पे आप लोग न्यूमेटिक पावर मशीन्स का यूज़ करोगे। यहाँ पे अलग अलग ब्लेड आएंगे, अलग अलग डायमीटर के ब्लेड आएंगे, उसके बेसिस पे आप कट कर सकते हो जो भी मटेरियल है। It can be used to cut metal, it can be used to cut concrete, it can be used to cut even wood. कैट सॉ की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये उसके स्पेसिफिकेशंस दे के रखे हुए हैं, एडवांटेजेस दे के रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूमेटिक पावर भी हो सकता है। एक है न्यूमेटिक सर्कुलर सॉ। न्यूमेटिक सर्कुलर सॉ में कैसा है, देखो गाइस, यहाँ से आप पावर दोगे इसको, यहाँ से आप पावर दोगे, इसके अंदर एयर की सप्लाई डालोगे, प्रेशराइज्ड एयर रहेगी। जो ये प्रेशराइज्ड एयर है उसकी वजह से यहाँ पे एक मैकेनिज्म है वो घूमेगा, उसकी वजह से ये जो डिस्क लगी हुई है, ये जो पर्टिकुलर डिस्क लगी हुई है, ये कटिंग डिस्क है, इसकी हेल्प से आप कट कर सकते हो। जैसा कि अपने ने एंगल ग्राइंडर देखा हुआ है ना, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं एंगल ग्राइंडर, वैसा ही ये न्यूमेटिक सर्कुलर सॉ है, इससे आप कट कर सकते हो मटेरियल को।
सो अगर आपको कट करना है, मेटल कट करना है, शीट कट करना है, फलाना डिमका जो भी कट करना है, आप इसकी हेल्प से कट कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स आएंगे, आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको पोर्शन पे काम करना है उसके बेसिस पे। हाँ अवनीश बोलो। प्रेशर कम तो आरपीएम कम होगा, प्रेशर कम तो आरपीएम कम होगा, हाँ बोल सकते हो अवनीश, क्योंकि प्रेशर बेस्ड ही डिवाइस है ये, जितना ज़्यादा प्रेशराइज्ड चीज़ें भेजोगे उतना ज़्यादा ही ये मूव होगा। सो बात सही है आपकी। सो दिस इज़ अ न्यूमेटिक सर्कुलर। सो अभी फ़िलहाल जो मैं बताता जा रहा हूँ देखते जाओ, उसके बाद में छोटे छोटे क्लिप्स दिखा दूंगा मैं वीडियो में, इसके यूज़ कैसे हो रहे हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग सॉ। गाइस जो नॉर्मल हैंड सॉ हम लोग यूज़ करते हैं, सो ये वैसी लोकेशंस पे हमें सॉ यूज़ होगा जहाँ पर कि हम लोग कैट सॉ का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर जो इससे प्रीवियस सॉ हमने देखा है न्यूमेटिक पावर सॉ, उसको यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पे हमें कुछ ऐसे इनसाइड अंदर वाली चीज़ों को काटना है, या ग्रूव्स के अंदर कुछ काटना है, या होल्स के अंदर कुछ काटना है, तब आप ये रेसिप्रोकेटिंग सॉ का हेल्प लेने वाले हो। सो ये रेसिप्रोकेटिंग सॉ के अंदर होगा क्या, यहाँ पे एक हैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन है, आप इसको जब प्रेस करोगे तो इसकी स्पीड वेरी होगी, ये बाहर और अंदर की तरफ मूव होता है, ये ऐसे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव होता है। ये इसका चक है, यहाँ से इसको होल्ड करके रखा हुआ है। सो जैसे ही ये चक अंदर बाहर होगा, ये हैमरिंग एक्शन टाइप में ये भी बाहर होगा हैक्सॉ, और उसकी हेल्प से आप मटेरियल के ऊपर रख के इसको कोई भी मटेरियल काट सकते हो। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स अटैचमेंट हैं, आप चेंज करके अलग अलग मटेरियल से आप अलग अलग चीज़ें इसमें वैरायटी से कर सकते हो। सो ये है रेसिप्रोकेटिंग सॉ। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑकवर्ड स्पॉट्स या टाइट स्पॉट्स या फिर ऐसे ग्रूव्स हैं जहाँ पर कि नॉर्मली हम लोग कटिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप रेसिप्रोकेटिंग सॉ की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे आप रेसिप्रोकेटिंग सॉ को यूज़ कर सकते हो। बाकी एक सेकेंड, ये देखो, ये जो स्लाइड 4 है ना, इसके अंदर लास्ट लाइन लिखी हुई है, अ वैरायटी ऑफ ब्लेड टाइप्स आर अवेलेबल फॉर रेसिप्रोकेटिंग सॉस, ब्लेड्स विद फाइनर टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग थ्रू मेटल। तो ये चीज़ तो हर एक सॉ के अंदर है, कोई भी नॉर्मल सॉ है उसके अंदर में भी सेम चीज़ है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक लाइन देखना यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अवॉइड अप्लाइंग टू मच डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द सॉ हैंडल बिकॉज द ब्लेड में ब्रेक। डाउनवर्ड प्रेशर का मतलब ऐसा है कि आपने जैसे इसको पकड़ के रखा हुआ है मटेरियल, आप ये वाला काटने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स सपोज ये एक स्टॉक है आपके पास में, ये स्टॉक है, आप इसको काटने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स सपोज ये लो, इसको आप काटने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसके ऊपर जितना आप सोचोगे कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा देता हूँ इसको रखने के बाद में, सो दैट ये ज़्यादा मटेरियल काट दे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसकी वजह से आपका ब्लेड टूट सकता है, स्टॉक के अंदर में भी गलत एजेस कट सकती है और बहुत ही गंदा कटेगा वो। तो ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना अननेसेसरी। सो अवॉइड अप्लाइंग टू मच डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द सॉ हैंडल बिकॉज द ब्लेड में ब्रेक। Next, a reciprocating saw should be used in such a way that at least two teeth of the saw blade are cutting at all times. So mostly दो teeth minimum दो teeth तो हमेशा ही कटिंग पोजीशन पे होने ही चाहिए। जब भी आप मटेरियल कट कर रहे हो तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन है कि मिनिमम दो टीथ आपके कटिंग पोजीशन पे होने चाहिए, और किसी भी टाइम पे दो टीथ तो कट कर ही रहे होने चाहिए। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, इनफैक्ट किसी भी सॉ से रिलेटेड। तो ये तीन टाइप के जो सॉज हमने देखे हैं, ये जो तीन टाइप के सॉज हमने देखे हैं, अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको, वो वीडियोस ज़रा देखो। And it's talking about You are now we're going muted. to spend a couple minutes talking about a new tool that John Don is carrying. It's called a Ket saw. And the Ket saw is actually right here in front of us. We'll talk a little bit about everything that it comes with. This is the base tool itself. As you can see, it looks like a big electric drill, but it actually has a bit on it. You may say it looks similar to a circular saw. The Ket saw is really designed for being able to cut into materials. You're going to see on the head chamber itself is this whole opening right here. What contractors are going to do is they're going to work with existing vacuums, predominantly HEPA vacuum cleaners, since we are releasing
dust and particles from the cuts that are being made. So what the contractor is going to do is he's going to take his vacuum and actually stick it inside this hole. As we're cutting into materials, any dust that is released is basically being sucked up through the vacuum hose that is attached within the hole and is funneling back to their vacuum cleaner. Again, that is filtering the air. We do recommend HEPA filtration vacuums, certainly if you're working in a lead environment or in a mold remediation environment. So that is the predominant feature of this tool, is again that the vacuum head and the chamber will actually pull the contaminants, the particles back to your machine. Certainly if, again, you're not working with this, there are other tools that can be used to basically work in the inch saw. Right now we're just going to show you what we call a plunge cut, where we're basically driving into the sheetrock itself. What you're going to see in this shot as well is that there's no vacuum attachment, so pay attention to the amount of dust that is produced. This is traditionally how a lot of contractors are remediating right now and then trying to deal with dust cleanup after the fact. Okay, so we've made our plunge cut. As you can see, drywall dust all around where the cut was made. Again, we made the first cut without the vacuum being attached. What we're going to do next is we're actually going to do that plunge cut again. We're going to do it just on a spot adjacent to the first cut, but we're actually going to attach the vacuum, and then we'll look at how much dust is remaining, if any. So, देखा इसको? Cat saw. You are now unmuted. Cat saw. With and without vacuum attached. So अगर वैक्यूम अटैच नहीं होगा तो कितना ज़्यादा डस्ट निकलता है और बाद में उसको डस्ट को क्लीन करना पड़ता है. सो उससे बेटर है हम लोग वैक्यूम अटैच कर दें कैट सॉ के अंदर और आराम से अपना काम करते रहें. सो ये था कैट सॉ. नेक्स्ट एक वीडियो देखते हैं हम लोग. गाइस आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? You are now muted.
You are now unmuted. सो ये था न्यूमेटिक। सर वीडियो में साउंड नहीं है, कौन से वाले वीडियो में सुरेश? हाँ चलेगा, वीडियो में साउंड की ज़रूरत क्या है? हाँ साउंड की ज़रूरत थोड़ी है इसमें। तो ये वाला था न्यूमेटिक सर्कुलर सॉ। न्यूमेटिक सर्कुलर सॉ में कैसा है, एक्चुअली पावर जो है हम लोग दे रहे हैं एयर प्रेशर की हेल्प से। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी नॉर्मल सॉ के जैसा ही है ये, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट एक और वीडियो देखते हैं। इसमें आपको मज़ा आएगा ये वाले वीडियो में। You are now muted. Hi everybody, I'm Leah of CJ Drill, and what I'm holding in my hand is a reciprocating saw. You know, it's really associated mostly with demolition, but I gotta tell you, it's so much more than that. And I'm gonna show you. Let's get started. Now, here's our reciprocating saw here. This is corded, but you know, you can also get them battery operated. Now, come on in close, let me show you some features here. So in the front of the saw we have the shoe here, all right? Next to it, this is the chuck, and this is where we load the blade. Now the beauty of this tool is you can load the blade where the teeth are down in the down position, or you can flip it and you can load it where the teeth go up. It's kind of depending upon the task at hand. We're going to insert the blade with the teeth in the down position. It's just a simple twist of the chuck. Now, I got to tell you, your saw may be a little different, okay? And then just insert it, and it's locked in place. Now, the next feature I want to show you is the trigger. It has what's called a variable speed. So if you depress the trigger just a little bit, you get a very slow moving action. I'm going to just depress the trigger just a little bit, okay? And you see how slow the saw's moving. Well, it really allows you to control some things, and what you're trying to control is if you're cutting metal, you kind of want to start off just a little slower than if you're cutting wood. And of course, if you're cutting wood, then you can really kick it up. And then of course, if you're doing a plunge cut, you're going to want to start off slow as well. Okay, so depending upon what you're going to cut, you'll want to select the proper blade. Now these first two blades here, they're really for making cuts on metal. This would be for thin metal. This is for thick metal. If you come in close, you can see the difference with the teeth. Now, as you can see, the thin metal has very, very fine teeth, where the heavy cutting metal saw blade is a little more aggressive. Now, the next two blades are a combination blade. It's good for cutting wood, and wood with teeth on the blade to stud out. And one of the good things about a reciprocating saw is you can cut just the nails. You don't have to worry about taking a hammer and trying to beat the heck out of the stud to remove the stud itself. You can just cut the nails away and pull the stud out. Now I'll get to the top of the stud. Do you see the nails? Clean cut, real quick. And that's why I like the tool. It's a lot faster than you could ever take a stud out by just banging the heck out of it. So next I'm going to cut a piece of copper pipe. And the thing with copper is I want to start slow, just to get it going a little bit. I'm going to show you how to do a plunge cut. If you notice, I have a much shorter blade. Okay, so you want to rest the shoe up against the wall. I'm going to pull back on the trigger, and I'm just going to go slow. You are now unmuted. खुशी सोच रही होगी कि सर ये वाला टूल पहले क्यों नहीं दिया हमें। मुकुल मुकुल नहीं आ रहा, नहीं मुकुल आता नहीं है।
सो गाइज रेसिप सर टूल होल्ड भी होना चाहिए ना अच्छे से। ओहो, तू क्या समझता है लड़कियां काम नहीं कर सकती है, नालायक। अब संभाल लो भाई, तुम लोग संभालो इसको। चलो ठीक है गाइस, देखो इधर पे तीन तीन टाइप के टूल हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे। ये वाला जो लास्ट वाला जो देखा है हम लोगों ने, इट वाज अ रेसिप्रोकेटिंग सॉ। रेसिप्रोकेटिंग इसलिए क्योंकि इसका एक्शन ही रेसिप्रोकेशन में है। रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इन द सेंस कि एक के बाद एक बैकवर्ड मूवमेंट और एक फॉरवर्ड मूवमेंट। तो ये तीन टाइप के हम लोगों ने अभी देखे हैं। नेक्स्ट है अपना डाई ग्राइंडर। गैस जो आपको जो फोटो में दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ये एंगल ग्राइंडर है। डाई ग्राइंडर बेसिकली छोटे से टिप्स होती हैं उसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे टाइप के, इस टाइप के रहते हैं वो। सो आप छोटी लोकेशंस पे या छोटी जगहों पे अगर आपको ग्राइंडिंग करनी है तब आप डाई ग्राइंडर्स का यूज़ करोगे। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों। You are now muted. Hi everyone, in this video I will show you my electric die grinder. But before we start, always read the manual of your power tools and always wear the safety gears like goggle and the gloves. Okay, so anyway, let's get started. This is an electric die grinder that I have, and it has a handle. It can be taken out. Okay. So I just take this one out just to show you. And then if I want to put it back, okay, just tighten it up, okay. And then this one has a speed control here. Let me show you. And the way I put the bits in here, let me adjust the camera a little bit. This guy. Okay, so this is 1/4. Okay, so it goes right here. All right. Okay, and to tighten it up, you will need two wrenches. So one goes right here. Let's see, and the other one goes right here. All right. Make sure it's tightened up. Yeah, tighten up and make it based on what your manual says. Okay, and then let's put the goggle. Okay, let me put it in for my eyes. Let's put my gloves in, and then we'll plug it in. Okay, so I have a. Let me plug the power. Right, so, and let's turn it on. Okay. Okay. So that's it. As you can see, it changes the speed. Now it becomes slow. This is how what the die grinder is, and it's an error and person. If you like to. फाइन You are now unmuted. फाइन। सो ये था डाई ग्राइंडर, और इसी के टिप पे जहाँ पे ये चक लगा हुआ है उसको अगर हम लोग एंगल देके 90 डिग्री एंगल देके अगर एक कटिंग डिस्क लगा देते हैं तो उसको हम लोग नॉर्मल शब्दों में बोलते हैं एंगल ग्राइंडर, जो कि हम लोग घरों में यूज़ करते हैं या फिर वर्कशॉप में मोस्टली जो यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज एंगल ग्राइंडर। एंगल ग्राइंडर का एक मैं वीडियो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड बस।
नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डीआईवायर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये दो ग्राइंडरों, मेरे नॉलेज के हिसाब से इसके जो ब्रशेस हैं आपको आसानी से कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप एक बार इस ग्राइंडर में और दूसरी बार इस ग्राइंडर में, और ये कट लेने के लिए कौन सा ग्राइंडर कितना समय लेता है ये हम आपको बताएंगे। और इस टेस्टिंग के लिए हम दोनों ग्राइंडर में भी नया डिस्क का ही इस्तेमाल करेंगे। बस ये डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको ये दोनों वीडियो दिखाए हैं कि एंगल ग्राइंडर और डाई ग्राइंडर में हल्का फुल्का डिफरेंस जो भी है वो आप यहाँ से देख सको। सो अभी देखते हैं जो अपने पास डाई ग्राइंडर था, बेसिकली उसमें हम लोग अलग अलग टाइप के अटैचमेंट्स लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का अपना जॉब है। जैसे कि जो अटैचमेंट हम लोगों ने वीडियो में देखा है वो बेसिकली होल्स के अंदर में या ग्रूव्स के अंदर में ग्राइंडिंग करने के लिए, जो कि आप फाइल नहीं करना चाहते हो, या फिर होल्स को अगर आपको फाइल करना है या बड़ा करना है तो उस जगह पे आप डाई ग्राइंडर का यूज़ करोगे। उसके मल्टीपल शेप्स आते हैं, अलग अलग अटैचमेंट्स आती है, जैसे कि टिप्स हैं या बिट्स जिसको आप बोलते हो। अटैच करो बिट्स को और उसके बेसिस पे आप अपना काम करते रहो, जो भी आपका काम है। सो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपका काम है, उसके बेसिस पे आप मल्टीपल बिट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जो रहता है अपना, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं सारे बिट्स को। सो वैसा ही डाई ग्राइंडर है। ये भी एक हैंड हेल्ड टूल है। हैंड हेल्ड का मतलब होता है कि आप हाथ से पकड़ के इसको टूल को चलाते हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हैंड हेल्ड टूल। सो बस ये चीज़ें हैं बॉयज़, और ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि इसमें बताने जैसा कुछ खास है। बाकी आप स्पीड वेरी कर सकते हो, पावर इसको किसी भी तरीके से दे सकते हो। इट कैन बी कंप्रेस्ड एयर टाइप यानी कि न्यूमेटिक टाइप हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई भी आप दे सकते हो इसके अंदर में। कई कई जगहों पे फुट ऑपरेटेड थ्रॉटल भी रहता है। ये हैंड हेल्ड जो अभी आपको दिखाया उसमें आप हाथ से पकड़ के चेंज करोगे, बट कई जगहों पर फुट ऑपरेटेड थ्रॉटल रहेगा, यानी कि आप पैर की हेल्प से, पैर से एक हैंडल रहेगा नीचे की तरफ में, उसके ऊपर आप पैर से प्रेस करोगे तो उसके बेसिस पे स्पीड वेरी होगी। इस तरीके से आप फुट ऑपरेटेड जो डाई ग्राइंडर है उसको यूज़ कर सकते हो। सो इसमें भी अलग अलग एंगल्स पे अवेलेबल है, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब ऐसा है कि जिस तरीके से हैंडल है, जो हैंडल है, हैंडल की जो एक्सेस है, ये हैंडल की एक्सेस ये वाली है। तो अगर हैंडल की एक्सेस ऐसी है और वहीं पे आपने बिट्स लगा रखे हैं इस तरीके से, तो ये हो गया अपना एग्जैक्टली 0 डिग्री वाला एंगल। फिर अगर आपने इसको ये वाला मूवमेंट दे दिया, अगर आपने गियर मैकेनिज्म से इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है, देखो ये हैंडल की एक्सेस ये रही, और जो बिट आप लगाओगे जहाँ पर चक की जो एक्सेस है वो ये रही, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि आप रोटेशन तो यहाँ से दोगे, लेकिन रोटेशन यहाँ पे हो रहा होगा और बिट यहाँ पे चेंज करके आप काम कर सकते हो ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पे कि आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिमिलरली जैसा ही 90 डिग्री है वैसा ही 45 डिग्री पे भी आप इसको अलग अलग वेराइटी आती है। सो डाई ग्राइंडर का बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ है, इसका यूज़ है वेल्ड ब्रेकिंग में, यानी कि जो भी आपने वेल्ड किया है उसको डीवेल्डिंग करने के टाइम पे आप डाई ग्राइंडर की हेल्प ले सकते हो। स्मूथ कर सकते हो शार्प एजेस को। डीबरिंग का मतलब होता है गाइज, आपने अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ से कुछ काटा है, लेट्स सपोज मैंने इसको आरी से काटा है, या फिर इस वाले पीस के अंदर मैंने होल किया है यहाँ पे, तो होता क्या एक्चुअली में एजेस शार्प होती हैं, मटेरियल थोड़ा सा मशरूम टाइप में निकला रहता है, उसको हमें डीबर करना पड़ता है या फिर चैम्फरिंग करनी पड़ती है, सो दैट वो एजेस शार्प ना रहें और किसी को लग ना जाए उससे। सो वो होती है डीबरिंग।
एंड बाकी जो भी काम है जैसे जनरल हाई पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, ये सारे काम आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। फिर है कट ऑफ व्हील। कट ऑफ व्हील बेसिकली जो कि एंगल ग्राइंडर में आपको लगा हुआ मिल जाता है। वो कट ऑफ व्हील इज अ थिन एब्रेसिव डिस्क ड्रिवन बाय अ हाई स्पीड न्यूमेटिक डाई ग्राइंडर एंड यूज्ड टू कट आउट डैमेज ऑन एयरक्राफ्ट स्किन एंड स्ट्रिंजर्स। स्ट्रिंजर्स बेसिकली इस तरीके के शेप में रहेंगे, ऐसे करके, जो नॉर्मली हम लोग स्ट्रिंजर्स देखते आते हैं, ये इस तरीके से, ये लो ऐसे फ्लैट प्लेट आपने देखी होगी ना, ये ट्रायंगुलर शेप में, ये 90 डिग्री पे, सॉरी ये वाला, इस तरीके से जो फ्लैट प्लेट रहती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो स्ट्रिंजर्स हैं। तो अगर आपको स्ट्रिंजर्स काटने हैं या फिर एयरक्राफ्ट की स्किन काटनी है तब आप ये डाई ग्राइंडर्स का यूज़ कर सकते हो, उसमें कट ऑफ व्हील लगा के। सो ये चीज़ें हैं। बाकी डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट साइज़, मल्टीपल वेराइटीज़, अलग अलग से शेप साइज़ आते हैं कटिंग व्हील के। मैं आपको कटिंग व्हील का ना एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ गाइस। मैंने लास्ट वीडियो में शायद दिखाया नहीं है, लास्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें अपन ने देखा नहीं है ये, है ना। सो देखो गाइस, ये बरिंग टूल है। बरिंग टूल इन द सेंस कि यहाँ पे डीबर करने के लिए एजेस को काम आता है। और ये टाइप का हमने देखा था अभी, मल्टीपल शेप्स हैं। सो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपका जॉब है, उसके बेसिस पे आप बरिंग टूल को यूज़ करोगे। सो हाँ, मैं जो चीज़ दिखाने वाला था आपको व्हील से रिलेटेड, वो देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। एक सेकेंड। इसमें अलग अलग टाइप के व्हील्स के बारे में डिस्कशन किया रहा है कि किस तरीके से कौन कौन से ड्रिल्स, कौन कौन से टाइप के जो कटिंग व्हील हैं वो अवेलेबल रहते हैं अपने पास में, और मार्केट में क्या क्या अवेलेबल आता है। You are now muted. नमस्कार दोस्तों, मैकेनिफाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंच के एंगल ग्राइंडर के मेटल वर्किंग डिस्क के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो जब एक ग्राइंडर आता है तो उसका पहला जो काम होता है वो ग्राइंडिंग का होता है। तो ग्राइंडिंग के लिए आपको 2 तरह के डिस्क आते हैं बाजार में जनरली। एक है 24 ग्रिट वाला और एक है 36 ग्रिट वाला। ये जो 24 ग्रिट वाला जो डिस्क है वो 36 ग्रिट वाले डिस्क से जल्दी मटेरियल को रिमूव कर देता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस फिनिश आपको मिल जाता है। इसका जो सरफेस फिनिश है ये भी रफ है, लेकिन इसको कंपेयर किया तो इसका जो फिनिश आता है आपको अच्छा रहता है। ये जो 24 ग्रिट वाला जो डिस्क है वो आपको 6 mm के थिकनेस में मिल जाएगा बाजार में, और ये जो 36 वाला है वो आपको 4 mm के थिकनेस में। और आपको डिस्क देख के ही पता चलेगा कि कौन सा रफ है और कौन सा स्मूथ है। ये जो ब्लैक वाला है यानी कि 24 वाला है वो हल्का सा रफ है एज कम्पेयर टू 36। और इस डिस्क को आपको ग्राइंडर के ऊपर फिक्स करने के लिए पहले आप इस ग्राइंडर का गार्ड लगाएंगे, उसके बाद आप इस ग्राइंडर का इनर नट लगाएंगे, उसके बाद आप इस डिस्क को इस तरह प्लेस करेंगे। और ये आखिरी वाला जो नट है, ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, वो नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है उसको हम फिल करेंगे। अब ऐसे लगाने का जो तरीका है ये गलत होता है, आपको इसको ऐसे लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद पीछे वाला जो बटन है हम उसको दबा के रखेंगे और इसको हम इस तरह घुमाएंगे, वहाँ पर वो लॉक हो जाता है। और घुमाने के लिए आप इस स्पैनर को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आपके ग्राइंडर के साथ आता है। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं कटिंग डिस्क के बारे में। जनरली आपको बाजार में 2 तरह के डिस्क आते हैं, एक 1.2 mm वाला और एक है 1 mm वाला। 1 mm जो है उसका थिकनेस है। ये जनरली आप कोई भी मेटल चीज़ को कटिंग करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। और अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैश है वो इसमें क्यों नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैश जो है हर एक कटिंग डिस्क में रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक मैश है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो हमेशा गार्ड के साथ ही इसको यूज़ करो क्योंकि ये बहुत ब्रिटल है। ये देखिए, गलती से अगर कुछ हो गया वहाँ पर जब आप ग्राइंडिंग करते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो ये वहाँ से फ्लाई ऑफ हो जाएगा। और इसको लगाने के लिए पहले आप गार्ड लगाएं, उसके बाद उसका इनर नट लगाएं और इस डिस्क को आपको इस तरह लगाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर कोई शेक नहीं आ रहा है आपको, और अगर आपने इस तरह से लगाया वो यहाँ पर शेक आने लगता है, जो कि उसका प्रोसेस नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है स्टील वाला वो नीचे जाना चाहिए। उसके बाद आप इस नट को ऐसे लगाएं, ये वाला जो एक्सटेंशन है वो आपको ऊपर आना चाहिए। उसके बाद बटन दबा के पीछे वाला और इसको आप घुमाएं हाथ में, नहीं तो स्पैनर लगा के भी आप उसको घुमा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं फिनिशिंग डिस्क के बारे में, जिसका नाम है फ्लैप डिस्क। ये आपको जनरली बाजार में 2 तरीके के आते हैं, एक है 60 ग्रिट वाला और एक है 80 ग्रिट वाला। और इसके अलावा आपको 120 वाला भी मिलता है। ये ज़्यादातर रनिंग नहीं होता है मार्केट में, और आजकल मार्केट में आपको 220 ग्रिट वाला भी आने लगा है जो कि पहले नहीं मिलता था। और इस डिस्क को आप आपके फिनिशिंग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लकड़ी का काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक सैंड पेपर है जिसको इकट्ठा करके रखा जाता है गम लगा के। और इस फ्लैप डिस्क को आपको ग्राइंडर के ऊपर लगाने के लिए पहले आप इस ग्राइंडर का नट लगाएं, इनर नट। उसके बाद इस फ्लैप डिस्क को इस तरह रखें
और ये वाला जो नट है इसका जो एक्सटेंशन है ये ऊपर आना चाहिए। और अभी हम बात करते हैं वायर ब्रश अटैचमेंट के बारे में। आपको बाजार में जनरली दो तरीके के मिलते हैं, एक ब्रास वाला आएगा और एक स्टील वाला आएगा। सो बेसिकली जो काम है इसका जो काम है वायर ब्रश वाले का, वो आपको ये व्हील कर देगा। और अगर आपको किसी वर्क पीस का रस्ट रिमूव करना है तो आपको इसमें जल्दी काम हो जाएगा। और जब आप बाजार में परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा है M10 वाले नट वाला आप परचेस करना चाहिए। और अगर आप एल्यूमिनियम का सरफेस क्लीन कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये वाला डिस्क ही यूज़ करना पड़ेगा, ब्रास वाला। और अगर आपने स्टील वाला वायर ब्रश चला दिया तो आपको वो सरफेस फिनिश को डैमेज कर देगा। और इस वायर व्हील को लगाने के लिए पहले आप ग्राइंडर पे उसका नट लगाएं, पहले इनर वाला। उसके बाद इसको आप यहाँ पर रखें और उसको घुमाएं। और जब आपको इसको टाइट करना पड़ेगा तब आपको 19 mm का एक स्पैनर लेना पड़ेगा, 19 mm वाला, और इसको आप घुमाएं, तब ये लॉक हो जाता है। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं कुछ अटैचमेंट्स के बारे में। ये है बैकिंग पैड अटैचमेंट। इसको आप जनरली इस तरह के सैंड पेपर्स आपके ग्राइंडर को लगाने के लिए आप उसको यूज़ करेंगे। और जब आप ये बैकिंग पैड को आप परचेज़ करेंगे बाज़ार से, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप रबर वाला परचेज़ करें। ये जो है ये PVC का बना हुआ है। और ये जो डिस्क है जनरली लोग फिनिशिंग के कामों के लिए यूज़ करते हैं। और इसको लगाने के लिए आपको ये जो नट रहता है, इनर नट, उसको आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद इसको आप यहाँ पर रखें और इसके साथ जो नट आता है वो आप इसको डिस्क पहले रख के उसके ऊपर लगा के आप इसको टाइट करें। ये जो नट है ये M10 वाला नट है। अगर आपका 5 इंच का ग्राइंडर है तो आपको M14 वाला नट लेना पड़ेगा। और दोस्तों हमेशा आप सेफ्टी गॉगल्स ज़रूर पहने, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद का जो अटैचमेंट है ये है वेलक्रो पैड। यहाँ पर वेलक्रो दिया हुआ है। ये जनरली आपको बाजार में 5 इंच का आता है। जब आप 5 इंच का लेते हैं तो उनको नट का साइज़ बता के ही लेना पड़ेगा। 5 इंच में आपको दो तरह के मिलते हैं, M14 वाला नट है और एक M10 वाला नट है। अगर आपका 4 इंच का ग्राइंडर है तो M10 वाला लगाना पड़ेगा आपको। और इस वेलक्रो पैड के ऊपर जो भी पेपर्स लगते हैं ये आपको ऑर्बिटल स्टैंडर्ड के जो पेपर्स है वही लगते हैं। और इसमें भी आपको डिफरेंट वैरायटी के ग्रेड्स आते हैं, 60, 80, 120, 150 ऐसे ऊपर आते हैं। अब ये जो मेरे पास है 150 वाला है। और ये ज़्यादातर लोग फिनिशिंग के कामों के लिए यूज़ करते हैं। लगाने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आप इसको ऊपर रख सकते हैं और उसको दबा सकते हैं तो वहाँ पर वो बैठ जाता है। और ये जो अटैचमेंट है मैं उसको पर्सनली उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आप उसको काम करते हैं, मेटल के ऊपर चलाते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर चलाते हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है वही यूज़ होता है, बीच वाला हिस्सा यूज़ नहीं होता है। और अगर आप इसको ड्रम सैंडर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो पहला पेपर है 60 वाला है, दूसरा पेपर है वो 80 वाला है। आप इसको बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसमें किस तरह का फिनिश आपको मिल जाएगा। और इसके बाद का जो अटैचमेंट है ये है PVA एब्रेसिव डिस्क। मेरे पास अभी दो है, एक 400 ग्रिट वाला और एक 1500 वाला। डिस्क आपको इस तरह के दिखते हैं वो। और ये जो डिस्क है जनरली आपको मिरर फिनिशिंग के कामों के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है बफिंग डिस्क, ये भी आपको मिरर फिनिश के कामों के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं तो बफिंग के लिए। ये नया है और ये यूज्ड है। और अभी मैं मेसनरी और वुडवर्किंग के डिस्क के बारे में बात करूँगा। ये है लकड़ी काटने वाला डिस्क। इसका जो बीच वाला जो डायमीटर है 20 mm का है। ये है मार्बल या टाइल कटिंग वाला डिस्क। और ये है कंक्रीट काटने वाला डिस्क। और ये जो 3 डिस्क है इनका जो इंटरनल डायमीटर है ये 20 mm का आता है, जो कि आपका एंगल ग्राइंडर का डायरेक्ट फिट नहीं है। उसके लिए आपको एक स्टेप डाउन रिंग लेना पड़ेगा जो है 20 to 16 mm का। ये आपको बाज़ार में मिल जाता है और हमेशा 90% ये आपको इस डिस्क के साथ ही मिल जाता है। और दोस्तों मेसनरी के कामों के लिए आपको बाज़ार में इनके अलावा आपको दूसरे भी डिस्क मिल जाते हैं जो कि आपको फिनिशिंग के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे पास उनके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं जनरली एक मेटल वर्कर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको You are now unmuted. उफ, ठीक है, क्विकली मैंने ये वीडियो 1.25 की स्पीड पे आपको दिखाया है, बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली है। अलग अलग टाइप के जो डिस्क आते हैं और अलग अलग टाइप से जिसके ऊपर हम लोग अटैच करके अपना काम निकाल सकते हैं। सो ग्राइंडिंग के पर्पसेस से भी, कटिंग के पर्पसेस से भी और फिनिशिंग के पर्पसेस से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली आपको सिर्फ ये जो व्हील्स हैं वो चेंज करने हैं, बाकी आपका जो ग्राइंडर रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ अटैचमेंट बदलते जाएंगे, तो आपके सारे काम धीरे धीरे होते जाएंगे। सुरेश क्या लिख रहा है बता। सर बफिंग क्या होता है? अरे बफिंग का मतलब है जो लास्ट में जो फिनिशिंग करते हैं ना हम लोग,
हाँ, बफिंग में एक्चुअली में जो हम लोग लास्ट में फिनिशिंग करते हैं ना किसी भी मेटल के ऊपर में, सो दैट शाइनी सरफेस आ जाए, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। एक तो हम लोग देखो सैंड पेपर से बफिंग कर, सैंड पेपर से हम लोग घिस सकते हैं कोई भी मेटल को। अगर सैंड पेपर से नहीं घिसना है और अच्छा ज़्यादा परफेक्ट फिनिश चाहिए तब आप बफिंग टूल का हेल्प लोगे या बफिंग टूल की हेल्प लोगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो बरिंग टूल में आपको दिख रहा है ना, ये भी एक तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर भी आप सैंड पेपर जैसा लगा के आप उसको फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं सुरेश। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो अपना टूल है वो है निबलर। ये बहुत ही अच्छा टूल है। ये बेसिकली शीट मेटल काटने के लिए अपने को यूज़ होता है निबलर। और इसमें भी डिपेंड करेगा कि थिकनेस कितनी हम लोग काट सकते हैं, बट अलग अलग, मतलब जैसे हमने एविएशन स्निप्स यूज़ करे ना शीट मेटल काटने के लिए, बट एविएशन स्निप्स में प्रॉब्लम ऐसी कि हम लोगों को उतना फ्रीडम नहीं है कि किस तरीके का शेप अपने को काटना है। जबकि निबलर्स की हेल्प से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी टाइप का शेप काट सकते हैं, कोई भी उसको डायरेक्शन या कोई भी शेप दे सकते हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको इसका एक यूज़ दिखा देता हूँ। वेयर इज़ इट, होल्ड ऑन गाइस। शीट मेटल काटने के काम आएगा ये। You are now muted. You are now unmuted. सो दैट वाज अ निबलर। और अब पछताना नहीं है कि हमें एविएशन स्निप से काम करना है, बिकॉज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी जहाँ पे भी आप काम करोगे, उधर पे अच्छे खासे टूल्स आपको मिलेंगे। सो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको टूल यूज़ कैसे करना है और कौन सा टूल किस काम आता है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हल्की फुल्की ट्रबल शूटिंग आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो फिर आप सब चीज़ें सीख ही जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्सपीरियंस के साथ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो एनीवेज टाइम हो चुका है, क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे।
बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर टूल्स को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हम लोग लुब्रिकेशन के साथ में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे. सो थैंक यू गाइस. और भी बहुत सारे पावर टूल्स हैं, नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा ये सब. असाइनमेंट का मैं आपको बता दूंगा सबको.